नमस्ते इंडिया। वेलकम टू द सी हब क्लासेस गाइस। माय नेम इज सी जुजार सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सीए इंटर आईपीसीसी एक चैप्टर दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, कॉल आया कि सर प्लीज ब्रांच अकाउंट पे आप बना लीजिए वीडियो, हमें उसमें बहुत डिफिकल्टीज होती है। तो ठीक है, फिर आपकी बात मान ली गई और लेके आ गया हूँ मैं ब्रांच अकाउंट पे। ठीक है, तो अब हम बात करें ब्रांच अकाउंट की। देखिए, हम ओवरव्यू देख रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपको ब्रांच के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, उनको भी समझ में आ जाएगा। बस ये यहाँ पे ऐसा होगा कि हम शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कवर करेंगे। तो फिर स्टार्ट करें। गाइस, ब्रांच से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच? ब्रांच सर बड़ी सिंपल सी चीज है कि एक हेड ऑफिस होगा। ठीक है, उसको छोड़कर और भी कहीं से वो बिजनेस कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड ब्रांच। ठीक है, तो देखो, हमको थियोरी वाला पार्ट इतना देखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। जैसे आप रिलायंस मान लो, ठीक है, रिलायंस फ्रेश आपको पता होगा, या बिग बाजार होगा, या डी मार्ट होगा। तो उसका कहीं ना कहीं पे एक हेड ऑफिस होगा जहाँ पे सब कुछ मेंटेन होता है, सारे डिसीजन लिए जाते हैं, बाकी सब चीजें भी वहाँ पे होती है। और आपको जगह जगह पे इवन अपने सिटी में भी, अपने आसपास भी उसकी ब्रांचेस मिल जाएगी। ओके, तो बस वही ब्रांच है। अब हम बात कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, बिकॉज बेटा हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। तो हमको जो देखनी है वो ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं ना, वो अपने को समझना है। तो देखिए, ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सर टाइप्स ऑफ ब्रांच कितनी होती है, कितने टाइप की ब्रांच होती है। तो अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से हम ब्रांच दो पार्ट में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर इंडियन ब्रांच, या जिसे इनलैंड ब्रांच भी बोलते हैं। एंड सेकंड इज योर फॉरेन ब्रांच। सेकंड को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ब्रांच। तो सर नाम से पता चल जाता है, अगर आपकी ब्रांच इंडिया में है तो हम उसे बोलेंगे इनलैंड ब्रांच। और अगर आपकी ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, देखिए वैसे तो इसका मीनिंग बड़ा अलग होता है कि अदर देन रिपोर्टिंग कंट्री, बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। हम यहाँ पे अभी समझने के लिए बात करते हैं कि अपना एचओ जो है, अपना जो हेड ऑफिस है, वो इंडिया में है, और उसकी जो ब्रांच है वो कहीं बाहर यूके, यूएस, दुबई, वहां पे कहीं पे है। तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। अब देखिए, इंडियन ब्रांच जो होते हैं ना, उनको दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन योर डिपेंडेंट ब्रांच, सेकंड इज योर इंडिपेंडेंट ब्रांच। सर डिपेंडेंट ब्रांच मतलब क्या और इंडिपेंडेंट मतलब क्या? मतलब वो सारे अपने डिसीजन, सारी चीजें वो एचओ से पूछे करेगा क्या कि मैं इसको बेचूं ना बेचूं, ऐसा करूं? नहीं बेटा, यहाँ से हमको देखना है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। तो अकाउंटिंग में देखिए, जब कोई ब्रांच छोटी होती है, ठीक है, स्मॉल ब्रांच होती है, मीडियम होती है, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। या सपोज करो कि वो नहीं चाहती कि मैं अपने अकाउंटिंग करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा करूँ, तो वो क्या बोलेगी कि सारे हिसाब किताब कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। अब जैसे हम ये मानते हैं कि सी हब की बहुत सारी ब्रांचेस है, और उसमें कुछ ब्रांच ऐसी है जो बहुत छोटे से गांव में जाके टीचिंग कराती है। तो अब मैं आपको बता दूं, वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट या न के बराबर वहाँ पे क्लासेस चल रही है, और वहाँ पे बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। अब इस केस में अगर मैं वहां पे एक बंदा रखता हूँ अकाउंटेंट, ठीक है, अब वो 10,000 उसको पर मंथ सैलरी दूंगा और वो सारा हिसाब किताब करेगा, अकाउंटिंग करेगा, बेटा तो महीने का 1,20,000 वहां पे उसमें खर्चा चला गया, जबकि मैं मेरा इतना तो इनकम भी नहीं होता उस ब्रांच से। तो अब बताइए, क्या मैं कॉस्ट बेयर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगी सर। तो मैं बोलूंगा बेटा, जो वहाँ छोटे गांव की ब्रांच है ना, उसको बोलूंगा कि तू अपनी अकाउंटिंग खुद मेंटेन मत कर, तेरी अकाउंटिंग हम अपने आप करेंगे। तू सिर्फ डिटेल्स मेंटेन कर कि मैंने भाई इतना गुड्स यहाँ से आया, इतना ये गया, इसको सेल किया, बस ऐसा डिटेल मेंटेन कर एक रफ पेपर पे। हमको नहीं चाहिए तू अकाउंटिंग करेगा, तू डेबिट क्रेडिट तुझे कुछ नहीं करने का है ना, तुझे टैली में कुछ एंट्री पास करने की है या कहीं पे कुछ नहीं करने का है। तू बस बैठा रहे और सिर्फ डिटेल मेंटेन कर और अपना काम कर। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच सर, ब्रांच बहुत बड़ी है तो वो अपना आराम से कॉस्ट बेयर कर सकती है और सारे हिसाब किताब खुद रखेगी, तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। इस तरह से हमने अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखा सर, डिपेंडेंट ब्रांच होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंट ब्रांच की, मतलब समझिए, यहाँ पे कुछ भी हिसाब किताब है ना, ब्रांच मेंटेन नहीं कर रही है, सारा अकाउंटिंग कौन कर रही है? हेड ऑफिस कर रही है। पहले ये समझिए, चुटकू ब्रांच है, चुटकू वाली, तो वो कोई अपना हिसाब किताब मेंटेन नहीं करेगी, बस वो आपको डिटेल दे देगी भैया कि ये इतना आया, इतना गया, ये सब दे देगी, बट वो कोई अकाउंटिंग नहीं करेगी। आप अगर जाके उसको पूछेंगे, बता मुझे टैली में ये बता क्या हुआ, प्रॉफिट कितना आया, तो बोलेंगे मुझे कुछ पता नहीं, आप भी तो कर रहे थे। सिंपल सा फंडा। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच।
अब यहाँ पे अपने को चाहिए उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट आया, एचओ को ये चाहिए कि उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट आया। तो ये प्रॉफिट निकालने के यहाँ पे आईसीआई ने 3 मेथड दिए अपने को, तीनों मेथड में प्रॉफिट सेम आता है, तभी तो अलग अलग मेथड है। तो आप तीनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी मेथड पूछी है। अब हम चलते हैं, अलग अलग मेथड है, तो 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज डिटेल्स मेथड, सेकंड इज योर स्टॉक एंड डिटेल्स मेथड, एंड थर्ड वन इज योर फाइनल अकाउंट मेथड। बेटा हम सबसे पहले जो बात करेंगे ना वो इसकी बात करेंगे, फाइनल अकाउंट मेथड की। ये आपने बचपन में बहुत पढ़ी हुई है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बड़ा सिंपल सा है, कोई भी ब्रांच होती है, प्रॉफिट कैसे निकालते हो, नेट प्रॉफिट सर, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, बाय से उसमें से लेस सेल्स रिटर्न कर लो, बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जीपी मिल गया सर, वो जीपी ट्रांसफर हो गया, फिर उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम आ गई और प्रॉफिट निकल गया, दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट मेथड। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो बड़ा सिंपल सा वो मेथड था, फाइनल अकाउंट मेथड, जो आपने बचपन से पढ़ा है वही करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखने बात चीज कौन सी है कि यहाँ पे चाहे वो एक्सपेंस पेड हुआ कि नहीं हुआ, फाइनल अकाउंट मेथड में हम वो पीएनएल में लिखते हैं, राइट कि नहीं आप बताइए। जो एक्सपेंस हुआ ना वो लिखते हैं। बेटा एचओ ने ब्रांच को पैसा भेजा, फाइनल अकाउंट मेथड में नहीं आएगा, क्योंकि मनी सेंट है ना, वो कोई एक्सपेंस नहीं है। बट पेटी कैश एक्सपेंस हुआ है, डेफिनेटली वो आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, बाकी चीजें भी एक्सपेंस होती है वो सब आएगी। तो दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से कुछ करते थे फाइनल अकाउंट, अगर आपको याद है तो। टू ओपनिंग स्टॉक, टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेट परचेजेस रिटर्न है तो लेस कर दिया सपोज करो। उसके बाद बाय सेल्स, इसे भी हम नेट सेल बोल देंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके, तो इस तरह से हम निकालते थे। अब यहाँ पे नॉर्मली है ना, सुनिए, नॉर्मली कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे ब्रांच नहीं करेगी या उसका नहीं होने वाली है, क्यों? क्योंकि जब एचओ गुड्स भेजता है ना, जो गुड्स गुड्स भेजेगा ना तभी उसमें कॉस्ट एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं सर परचेज की। अब जरा समझिए, नॉर्मली ब्रांच कोई डायरेक्ट परचेज करने वाली यहाँ पे नहीं होती है, क्यों? क्योंकि एचओ जो है ना वही उसको गुड्स भेजेगा। जैसे अब सी हब की ब्रांचेस होगी तो नॉर्मली क्या होगा कि हम जो फैकल्टीज यहाँ पे वही जाके वहाँ पे पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही होता है, जैसे आपने मान लो डी मार्ट की बात करें या और किसी की बात करें, तो सारे जो है ना एचओ से ही आते हैं गुड्स, उसको एचओ अपना परचेज करेगा, कितने में परचेज करना है वो सब उसका व्यू है, वो ऑटोमेटिक करेगा। तो यहाँ पे जो होता है ना वो गुड्स सेंड होता है, तो यहाँ पे हम परचेज ना लिख के क्या लिखेंगे, ब्रांच। ऐसा भी बेटा हो सकता है कि गुड्स सेंड टू जो ब्रांच है आपका, कभी कभी ऐसा होता है कि बाय चांस एचओ से नहीं मिला या लेट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो कभी कभी बहुत कम परसेंटेज में ब्रांच जो होती है ना वो डायरेक्ट परचेज भी करती है। तो अगर ऐसा है तो अपन यहाँ पे ले लेंगे टू डायरेक्ट परचेज। ओके, दैट इज नेट डायरेक्ट परचेजेस। अब यहाँ पे एक्सपेंस की बात की जाए ना, तो देखो जब वो गुड्स भेजता है तो उसमें सारे खर्चे वो ऑटोमेटिक ऐड करके ही भेजेगा। तो अलग से अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको ये मानना है कि कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हुआ है। बट क्वेश्चन आपका माई बाप रहता है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है तो हमको लेने का है। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंस तो हम यहाँ पे ले लेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इस तरह से आपका ये यहाँ पे जीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जीपी आ जाएगा अपना। ठीक है, तो अपना जीपी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया टू
ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपको जीपी मिल गया। अब ये जीपी आगे ट्रांसफर होगा, फिर इसमें जो भी आपका एक्सपेंसेस होंगे, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अगर कुछ भी इनडायरेक्ट इनकम हुई है तो यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी। और ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से ये काम होता है। अब आपको बता दूं यहाँ पे एक्सपेंस सारे आएंगे, यानी बेड डेप्थ भी आएगा, डिस्काउंट अलाउड भी आएगा, और भी दूसरी चीजें भी यहाँ पे आएगी। तो ये था आपका नेट प्रॉफिट निकलता है फर्स्ट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये सब जो अभी हम देखने वाले ना, वो सब देखने वाले हैं अगर कॉस्ट पे किया है तो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एचओ इनवॉइस प्राइस पे भेजे, आपने कंसाइनमेंट पढ़ा होगा चैप्टर, और आगे हम बात भी करेंगे क्या होता है इनवॉइस प्राइस और क्यों भेजते हैं। पहले हम कॉस्ट पे देख लेते हैं। तो ये फाइनल अकाउंट मेथड हो गया, कुछ इसमें डिफिकल्टीज थी नहीं आपको। अब हम आगे बात करने वाले हैं सेकंड मेथड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे जिसे हम बोलते हैं डेटर्स मेथड। इसमें एचओ ज्यादा मेहनत करता नहीं है, वो बोलता है यार फाइनल अकाउंट इसके लिए क्यों बनाओ। वो एक सिंपल सा चीज ट्रीटमेंट करता है कि एक अकाउंट बनाएगा जिसे बोलेंगे ब्रांच अकाउंट। कौन सा बनाएगा, ब्रांच अकाउंट। और उसमें क्या क्या करेगा कि ब्रांच और एचओ से रिलेटेड सारी चीजें वहां पे लिख देगा। ब्रांच और एचओ से सारी चीजें वहां पे जो भी चीजें होगी वो सब यहाँ पे लिख देगा। ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी चीज वहां पे लिखने वाला वो नहीं है। वो यूं मानता है कि मेरी ब्रांच जैसे कोई डेटर्स है मेरा, और उससे मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, वैसी चीज है। तो दैट इज कॉल्ड डेटर्स मेथड, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, डेटर्स मेथड। अब हम बात करें डेटर्स मेथड में कैसे बनेगा सर। तो देखो बड़ा सिंपल सा है। कॉस्ट पे हम देख रहे हैं एचओ बनाएगा, नाम होगा ब्रांच अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाएगा जिसका क्या बोलेंगे, ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले अगर कोई ब्रांच के पास कुछ भी असेट है, तो समझिए एचओ क्या बोलता है, वो सारी असेट मेरी ही है क्योंकि मैंने तुझे दी होगी, यानी वो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो उसके बाद जो भी ब्रांच के पास जो भी चीजें, सारी की सारी चीजें एचओ की होगी, तो उन सबको वो ओपनिंग बैलेंस बोलता है। और उस सब, चाहे डेटर्स नहीं, सारी चीजें, इवन स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश का जो बैलेंस होगा, फिक्स असेट, वो सारी ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएगा। तो उसने टू बैलेंस लिख दिया। बेटा ओपनिंग असेट लिया है तो ओपनिंग लायबिलिटी भी तो उसकी, क्योंकि ब्रांच बोला लायबिलिटी भी अभी तेरी है, तो ओपनिंग जो लायबिलिटीज है वो भी लेनी है आपको, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सारी चीज। बेटा जब ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग लिए तो क्लोजिंग भी लो ना, तो ये क्लोजिंग भी आ गया, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फिक्स असेट, गुड्स इन ट्रांजिट। इसी तरह लायबिलिटीज का भी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई। अब समझिए होता क्या है, जब एचओ ने गुड्स भेजा ब्रांच को, तो नॉर्मली अगर ब्रांच परचेज करती तो क्या करती, भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी नाम होगा वो वाला होता है। तो अब यहाँ पे आपने को समझना है यहाँ पे सर क्या ट्रीटमेंट होगा। अभी आपने देखा ना पेनल, उसमें क्या लिखा था, टू परचेज लिखा था नहीं लिखा था। हाँ, तो सर गुड्स भेजा, तो सिंपल सा लॉजिक है, ब्रांच एचओ बोलता है ब्रांच से उतना पैसा लेने का है, किस चीज का, गुड्स का। तो ब्रांच डेटर से डेबिट कर लिया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या लिख दिया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये आपका हो गया। अगर रिटर्न हुआ है तो ठीक है, इसके अपोजिट एंट्री कर लो, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये गुड्स सेंड पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और रिटर्न पे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिख देना रिटर्न। ये हो गया। अब देखिए अगर एचओ ने कोई एक्सपेंस पेड किया है ब्रांच के लिए, तो एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि किसको पैसा दिया, एक तरह से ब्रांच को दिया है, अब एचओ के पास से कैश गया है, कैश, तो वो बोलेगा टू कैश। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज द एक्सपेंसेस पेड बाय द एचओ। ठीक है, फॉर ब्रांच। उसके बाद अगर एचओ ने कोई असेट परचेज की है ब्रांच के लिए, मतलब एचओ ने कुछ भी खर्चा किया है और उसके पास से कैश में पैसा गया है या बैंक से गया है, तो वो टू बैंक लिखेगा। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि चीज के लिए किया है, असेट भी परचेज की, तो ये आ गया। अब बोले यहां तक कुछ डाउट नहीं होगा आपको। अब होगा क्या, ब्रांच सेल करेगी थर्ड पर्सन को या किसको भी, तो यहाँ पे एचओ और ब्रांच का ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं है, तो वो आपको रिकॉर्ड करना ही नहीं है। यहाँ पे बेटर्स हुआ तो वो भी एचओ और ब्रांच के बीच में नहीं हुआ, नहीं करना है। डिस्काउंट अलर्ट किया तो वो भी नहीं आएगा, तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं आने वाली।
ब्रांच ने एक्सपेंस पे किया थर्ड पर्सन को, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, ब्रांच जब गुड्स भेजेगा या पैसा भेजेगा, जिसे हम बोलते हैं रेमिटेंस, इसको एचओ को, तो वो तो आएगा। तो एचओ क्या बोलेगा, भाई कैश आया मेरे पास, गांधी आया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आया, ब्रांच से, तो बाय कैश। ओके, क्योंकि ये इन द बुक्स ऑफ एचओ बन रहा है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एचओ बन रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। बोलिए समझ में आया है आपको ये वाला? अगर चेक भेजा है तो बाय बैंक आ जाएगा, मतलब वही एक गुड्स कैश भेजो या चेक भेजो, वही आ गया। ये सब चीजें यहाँ पे आ गई है। तो गाइस बाद में जो भी होगा आपको प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ बैलेंसिंग फिगर में, बस इतना ही था। अब कभी कभी यहाँ पे आपको डेटर्स का हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना दे रखा होगा, तो आप निकाल दीजिएगा कैसे, वर्किंग नोट में डेटर्स का अकाउंट बना के। सर एक और चीज, ये रेमिटेंस दे रखा होगा क्या, पॉसिबली तो दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा है तो समझिए क्या रेमिटेंस करेगा। एक तो जो कैश में सेल्स हुआ वो ब्रांच के पास पैसा आया है, तो जो कैश पैसा आया है कैश सेल्स करने से। सेकंड, जो डेटर से पैसा आया है वो भी उसके पास आया है, तो दो चीज से पैसा उसके पास आएगा और वो का वो रेमिटेंस करेगा। अब रेमिटेंस दो तरह से हो सकता है, या तो अपने एक्सपेंस जो है ना वो ब्रांच काट के भेजेगा बैलेंसिंग फिगर, या फिर पूरा भेज देगा। तो वो तो क्वेश्चन में दे रखा हुआ, कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा आप भेज दीजिए। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बाय कैश इंश्योरेंस क्लेम भी है, अब ये अलग चीज है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये गाइस हो गया आपका कौन सा अकाउंट हो गया, ये ब्रांच अकाउंट। अब सर समझिए सर ये कैसे मतलब हुआ, प्रॉफिट सेम आएगा दोनों मेथड में, फाइनल अकाउंट और इसमें भी, सर ये कैसे पॉसिबल है। अब अगर लॉजिकली सोचे तो ये बता, दो तरह से चीजें होती है जब आप प्रॉफिट निकालते हो। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना, तो दो तरह से चीजें हो सकती है। तो ओपनिंग स्टॉक 10,000, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ये ओपनिंग क्लोजिंग आप लिखते हो ट्रेडिंग में बेटा। तो ये बताओ, जैसे तूने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखा कि नहीं लिखा, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया इधर, ये देखिए ये क्लोजिंग हो गया, तो दोनों चीजें आ गई ना, तो ट्रेडिंग की दोनों चीजें तो आ चुकी है। यानी कि सर जो हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे देखिए टू ओपनिंग स्टॉक और टू क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया सर। अब गुड्स सेंड भी आपने लिख दिया है, और अगर डायरेक्ट परचेज की बात की जाए, डायरेक्ट एक्सपेंस की बात की जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात की जाए, सर वो तो आया नहीं यहाँ पे, वो तो दिख नहीं रहा है। तो मैंने बोला देख बेटा, एक नॉर्मल चीज चीज मुझे बता, तू अगर डेटर्स अकाउंट बना रहा है, ठीक है, तो दो तरह से चीजें होती है। तेरे पास ओपनिंग डेटर्स जो था वो 10,000 का था, ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स जो है वो 20,000 है। कुछ नहीं बोला है, कुछ भी अगर अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या मानते हो कि सर वो सेल्स किया होगा, क्या किया होगा, सेल्स किया होगा उसने, तो आपने टू सेल्स लिख दिया होगा 10,000। याद करो ट्रेडिंग में क्या हमने यही टू सेल्स लिखा था कि नहीं लिखा था, जब सेल्स की बात हुई तो कैश और क्रेडिट दोनों था यहाँ पे, तो ये क्रेडिट सेल भी यहाँ पे आ गया। अगर मैंने इधर ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स लिखा, तो क्या इसका मतलब उधर भी सेल्स आ गया, यस सर, इवन सेल्स क्या, डिस्काउंट बैड डेट सब चीज आ गई, मतलब मैंने नेट ले लिया, क्या ले लिया है, नेट ले लिया है। ओके, समझिए। अगर आपको बिजनेस में कुछ भी बेटा नहीं बोला है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सारी चीजें लिखोगे वैसे करोगे, बस सेम चीज यहाँ पे भी होती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेट ले लेते हैं, तो नेट ले लिए तो उसका ऑलरेडी सारा इफेक्ट हो चुका है वहां पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया, मतलब स्टॉक से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब मैंने डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग लिया, तो मतलब डेटर्स से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आ गई, तो वापस मुझे डिस्काउंट अलाउड या बैड डेट्स वापस नहीं लिखना है यहाँ पे। पेटी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग लिया तो ऑटोमेटिक पेटी कैश एक्सपेंस आ गया ना। देख पेटी कैश मान ले तेरे पास स्टार्टिंग में 1,000 रुपीज था तेरे पास, ठीक है, पेटी कैश, क्लोजिंग 500 है, तो इसका मतलब 500 रुपये तुमने खर्चा किया होगा ना, एक्सपेंस किया होगा। अब अगर ये ट्रेडिंग वाला मेथड होता तो तू यहाँ पे लिखता, तू इनडायरेक्ट एक्सपेंस 500 रुपया 500, बट यहाँ पे देख, यहाँ पे तूने क्या किया, 100 इस तरफ लिखा, 500 इस तरफ लिखा ओपनिंग क्लोजिंग,
ऑटोमेटिक 500 डेबिट में ज्यादा आया कि नहीं आया, सेम चीजें तो हो रही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नेट बैलेंस ले लेते हैं, तो पेटी कैश का भी आ गया। फिक्स एसेट में भी देखो आपके पास 10,000 का ओपनिंग फिक्स एसेट था, क्लोजिंग 9,000 का बचा है बिकॉज ऑफ 1,000 डेप्रिसिएशन। दो वे, या तो टू डेप्रिसिएशन डायरेक्ट पीएनएल में लिखते, या फिर फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस भी लिख, क्लोजिंग भी लिख, तो ऑटोमेटिक तेरा टू डेप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे, ये मान लो फिक्स एसेट तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो ये 10,000 था ओपनिंग और ये 9,000 था क्लोजिंग, तो 10 में से 9 गया, ऑटोमेटिक इधर 1,000 बचा कि नहीं बचा डेप्रिसिएशन का, और ट्रेडिंग में तो भी तो इधर ही आता 1,000। बस सेम चीज है यहाँ पे, तो हमको वापस यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम ऑलरेडी कौन सा इफेक्ट ले रहे हैं, नेट इफेक्ट ही यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये सिर्फ इन ट्रांजेक्शन को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि जिनका नेट इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ गया तो उनको वापस देखने का काम नहीं है। जैसे डेटर्स में बैड डेब्ट्स आ गया, डिस्काउंट वाला आ गया, डेप्रिसिएशन असेट फिक्स असेट का आ गया, तो हमको वापस इस ब्रांच अकाउंट में देखने का काम उसको नहीं है। इस तरह से जो भी होगा प्रॉफिट अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट मेथड, जिसे हम डेटर्स मेथड भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम आईसीआई के मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन। तो आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल होगा ही होगा, नहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिए। तो न्यू सिलेबस सीए इंटर मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 दे रखा है। एक है आपका ब्रांच मेथड से और दूसरा है फाइनल अकाउंट मेथड से, तो ये दोनों हम देख रहे हैं। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए, बकिंगम ब्रोस बॉम्बे है वो ब्रांच एट नागपुर, ठीक है। तो एक कंपनी है बॉम्बे की जिसकी ब्रांच कहाँ पे, नागपुर में। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। तो यहाँ पे गुड्स जो है ना वो किस पे भेज रहे हैं, कॉस्ट पे भेज रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट पे। However, direct purchases are also made by the branch for which payment are made at head office. तो यहाँ पे ब्रांच डायरेक्ट परचेज भी करती है, क्या करती है, डायरेक्ट परचेज, और उसका पेमेंट कौन करता है, हेड ऑफिस करता है, एचओ करता है। तो अगर आपको कुछ भी डायरेक्ट परचेज दिखे तो इसका मतलब उसका पेमेंट किसने किया होगा, एचओ ने किया होगा, तो टू कैश और बैंक आ जाएगा अगर ब्रांच मेथड है तो। ऑन द डेली कलेक्शन ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रांच टू हेड ऑफिस, सारे का सारा जो पैसा आया है, कलेक्शन आया है, वो सब कहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, वापस हम एचओ को ट्रांसफर कर लेते हैं। आपको ये डिटेल्स दे रखी है भाई कि ओपनिंग बैलेंस इतना था, यहाँ पे इंप्रेस कैश दे रखा है, डेटर्स है, स्टॉक है, डायरेक्ट परचेज, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, डायरेक्ट परचेज, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, और ये सब चीजें आप दे रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को दे रखी है। और अभी अपने को बनाने का है ब्रांच अकाउंट। चलिए फिर देखिए, ब्रांच अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या आती है, हमें हमेशा लिखिए आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट। तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट में आपके पास है 2,000 इंप्रेस्ड कैश जो कि आपकी असेट है, डेटर्स है, दो चीजें आपको दे रखा है, साथ में स्टॉक भी है, दो तरह का स्टॉक है, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस और डायरेक्ट परचेस, तो दोनों यहाँ पे दे रखा है। तो ऐसा बोलूं क्या, ये चार की चार चीज है मेरी असेट्स है, ओपनिंग बैलेंस है इनका। तो चलिए फिर देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, नागपुर ब्रांच आप बना लीजिए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। टू ओपनिंग असेट आ गया आपका, स्टॉक आ गया आपके पास, डेटर्स आ गया, इंप्रेस्ड कैश आ गया, ठीक है। स्टॉक सर कैसे आया, दो तरह का स्टॉक था आपके पास, डायरेक्ट परचेज वाला भी और ट्रांसफर फ्रॉम एचओ वाला भी, तो 24 और 16 दोनों आ गया। तो ये आपके पास सारी की सारी असेट आ गई है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट आ गया है। आगे चलते हैं। अब आता है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब कितना गुड्स एचओ ने ब्रांच को भेजा। तो ये देखिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस 60,000, तो ये सीधा का सीधा आ जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000 आ गया। अब अगर डायरेक्ट परचेज भी हुआ है तो बेटा वो भी देख लो। तो ये देखिए यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम कस्टमर तो यहाँ पे आएगा नहीं, डायरेक्ट परचेज दिख रहा है आपको 45,000 का, ये किसने पे किया होगा, ये हेड ऑफिस ने पे किया होगा, तो ये आ गया डायरेक्ट परचेज। अब दो चीजें, या तो टू कैश आएगा या क्रेडिटर्स आएगा, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं माने तो यहाँ पे टू कैश भी लिख सकते हैं या क्रेडिट भी लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, क्रेडिट में परचेज की है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहे तो आईसीआई की तरह क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, चाहे तो कैश भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। ओके गाइस, अच्छा ये क्रेडिट किसका है, एचओ का, ब्रांच का, ऑब्वियसली एचओ का होगा क्योंकि एचओ ने परचेज किया है। आगे देखिए, उसके बाद क्या एचओ ने और कुछ एक्सपेंस किया है क्या, एचओ ने, हाँ, तो यहाँ पे नहीं है, बेड डेप्स आएगा नहीं, डिस्काउंट रेमिटेंस ये नहीं आएगा,
ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस 30,000 का, तो ये तो आएगा एनटीओ की ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, एचओ कर रहा है अपनी बुक्स में, तो 30,000 आ गया, ब्रैकेट में लिख दिया टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स तो यहाँ पे आता नहीं है, यहाँ पे आता है कलेक्शन, जो रेमिटेंस भेजता है वो वाला। तो दो तरह की चीज होती है, एक तो आता है कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स यहाँ पे दे रखा है 45,000 का, बट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दे रखा है क्या, देख लीजिए, डिस्काउंट रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 1,65,000 दे रखा है, तो अपने को दे रखा है, अच्छी बात है, अपने काम हो गया, 1,65,000 अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, वो है रेमिटेंस टू एचओ नॉट रिसीव बाय हेड ऑफिस 5,000। देखिए रेमिटेंस जब भेजते हैं और वो इन ट्रांजिट होता है या गुड्स भी इन ट्रांजिट होगा, तो किसका माना जाएगा, एचओ का माना जाएगा या ब्रांच का माना जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जिसको भेजते हैं ना, जैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, तो हम ये मानते हैं कि किसके पास आ गया है, ब्रांच के पास, ब्रांच के इधर आएगा इन ट्रांजिट। अगर ब्रांच ने एचओ को भेजा है तो एचओ के इधर आएगा इन ट्रांजिट। ठीक है, कुछ भी होगा, इसने तो भेज दिया ना पूरा 1,65,000 और 5, तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा 1,70,000 आ गया सीधा। अब इसको दो वे में आप बोल सकते हो कि सर इसमें कैश कलेक्शन इतना था और कैश सेल्स का इतना था, तो आप दोनों ले सकते हो, जैसी मर्जी हो। हम यहाँ पे सीधा ही लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, रेमिटेंस कितना है, 1,70,000 का। ठीक है, आगे देखिए। अब उसके बाद आपके पास ये भी होगा, इसको भी टिक कर लेते हैं अपन। चलिए फिर ये इसको मार्क कर लेते हैं, ये भी हो गया। आगे देखते चलो, कुछ रिटर्न विटर्न हुआ है क्या, देखो ये हो गया, तो अपनी ये सारी चीजें हो गई है। क्रेडिट सेल का तो अभी कुछ मतलब नहीं है, जब डेटा से क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो तो मतलब नहीं है, अदरवाइज निकालना पड़ेगा। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये देखिए ये अच्छी चीज है कि एचओ ने किसको पैसा भेजा है, ब्रांच को, एक्सपेंस करने के लिए। ब्रांच मेथड में जो ब्रांच ने एक्सपेंस किया ना, वो नहीं आता है ब्रांच अकाउंट में, यहाँ पे वो चीज आएगी जो एचओ ने ब्रांच को भेजा है। ठीक है, मैंने बोला एचओ और ब्रांच के बीच के ट्रांजेक्शन आएंगे, तो अगर एचओ ने ब्रांच को कुछ पैसा भेजा है तो उनके बीच हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो ये चीज आएगी। तो सीधे सीधा 4,000 आप लिख दीजिए यहाँ पे, टू बैंक, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, पेटी कैश एक्सपेंस के लिए 4,000 भेजा है। चलिए सर ये भी हो गया। बेड डेब्ट ब्रांच अकाउंट में तो नहीं आएगा, डिस्काउंट टू कस्टमर ये भी नहीं आएगा, रेमिटेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 5,000 इसी का पार्ट हो गया, रेमिटेंस का हो गया है, 30,000 भी हो गया है। क्लोजिंग बैलेंसेस देखिए, अब क्लोजिंग बैलेंस में थोड़ा सा जोल है, स्टॉक दे रखा आपको डायरेक्ट परचेज का और ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डेटर्स का नहीं दे रखा है, पेटी कैश का नहीं दे रखा है। और तो पहले वो लिख दीजिए, जो दे रखा है वो तो लिखिए। तो ये आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक, आप आ जाएगा इसमें, देखिए जो आपको दे रखा है, ये स्टॉक आ गया आपके पास 15,000 का और डायरेक्ट परचेज आ गया 10,000 का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वो आपने लिख दिया। अब सर हमको डेटर्स किधर दे रखा है और इम्प्रेस कैश, ये देखिए ये दे रखा है डेटर्स, बस क्वेश्चन मार्क है, नहीं दे रखा है। इम्प्रेस कैश भी क्वेश्चन मार्क है। पेटी कैश का कुछ खर्चा है, टोटल इतना हुआ है 4,000 का, तो अपने को यहाँ पे वर्किंग नोट में कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। ओके, सबसे पहले वर्किंग नोट 1 बनाएंगे अपन। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम डेटर्स अकाउंट बनाने वाले हैं। तो देखिए डेटर्स अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग बैलेंसेस, तो टू बैलेंस, कितना ओपनिंग बैलेंस था वो तो आपको दे रखा था सर 25,000 का, फिर क्रेडिट सेल 1,30,000, 25,000 टू सेल्स 1,30,000, उसके बाद आता है आपका जो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यानी सेल्स रिटर्न आ गया, बाय सेल्स रिटर्न, वो आपको दे रखा है 3,000 का। उसके बाद देखिए बैड डेब्ट्स है, डिस्काउंट है,
तो ये बैड डेब्ट्स आपका आ गया, डिस्काउंट आ गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो सीधा का सीधा बैलेंस निकाल दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस और कलेक्शन। अब कलेक्शन कितना था वो देखना पड़ेगा, बाय कलेक्शन और बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ पे दो चीज मिसिंग है, राइट। पर अपने पास एक हिंट तो है, क्या सर, कि सर रेमिटेंस जो किया ना वो अपने को पता है, टोटल रेमिटेंस 1,70,000 का है। अब बेटा ये 1,70,000 कहाँ से आया हुआ, मैंने बोला दो वे ही है अपने पास ब्रांच के पास पैसे आने के। फर्स्ट, जब तक कुछ नहीं बोला है, एक तो कैश सेल्स, और सेकेंड इस चीज का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो अगर ब्रांच के पास टोटल पैसा 1,70,000 आया है, दो वे से आ सकता है, कैश सेल्स और कलेक्शन। कैश सेल्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जी सर कैश सेल्स है 45,000, तो बेटा ये 45,000 यहाँ पे आ गया। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना हुआ, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 1,70,000 में से 45,000 गया, तो ये आपका आ गया 1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000 का कलेक्शन था आपके पास, ये आ गया। तो क्या मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ यहाँ पे, यस डेफिनेटली हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। चलिए फिर, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 24,000। इसका मतलब आपका डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 24,000। लेट्स सी, ये देखिए आ गया डेटर्स का 24,000। ठीक है, तो ये आपका डेटर्स का 24,000 आ गया आपके पास, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी मिल गया। इस तरह से आप वर्किंग नोट में आप कर सकते हो। अब बचा सर इम्प्रेस पेटी कैश का। तो देखिए बड़ा सिंपल सा, इम्प्रेस का मतलब क्या होता है आपको समझना चाहिए। तो सर एक बैलेंस फिक्स रहता है उसके पास। स्टार्टिंग में मान लो 1,000 का डील हुआ था और कंपनी ने 500-600 रुपये खर्च कर लिए, तो वापस उसको दूसरा वाला 600 रुपये ही वापस रेमिटेंस करता है, जितना तेरा खर्च हुआ उतना ही। तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, जितना तेरा खर्च हुआ है 4,000 का, उतना तेरा रेमिटेंस हुआ है, तो रियल में एक्सपेंस में कितना हो गया 4,000 का। अब मुझे बैलेंस निकालना है, तो चाहिए तो अपन यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। टू बैलेंस टू रिसीव फ्रॉम एचओ बाय एक्सपेंस, इसके जो हुए होंगे, और बाय बैलेंसेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका इम्प्रेस पेटी कैश का ओपनिंग जो बैलेंस था वो था 2,000 का, एचओ से 4,000 आया है। ये 2,000 था, ये 4,000 आ गया है। जितना खर्चा हुआ होगा वही खर्चा होता है, जितना रेमिटेंस होता है, तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस भी आपका सेम रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा सेम रहेगा। तो 2,000 आपका ये भी आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी है। अब आप सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो ये प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट आ गया कितना 15,000 रुपीज का। ये जो आपका आया है ना, इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर होगा एचओ के जनरल पी एंड एल अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एचओ के जनरल पी एंड एल अकाउंट में। तो इस तरह से आप चाहे तो देखो यहाँ पे भी दे रखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स का अकाउंट, और आप चाहे तो अकाउंट बना के भी कर सकते हो, कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, ब्रांच अकाउंट वाला मेथड। अगर इसी सम को हम फाइनल अकाउंट से कर दो बेटा बहुत सिंपल होता। तो कितना सिंपल होता देखो, याद करो फाइनल अकाउंट में क्या चीजें थी। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 का, कोई इशू नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक वो भी आपको दे रखा है 25 का। सर कैसे आया, अभी हमने देखो इस मेथड में निकाला था, तो वापस बताऊंगा नहीं मैं, सीधा देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 40,000 का और क्लोजिंग स्टॉक आपका ये था 15,000 का, तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। उसके बाद गुड ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस आ गया, सीधा एचओ से आ गया। डायरेक्ट परचेजेस आपका आ गया। सेल्स क्या दोनों लेंगे, कैश सेल्स क्रेडिट सेल पूरा का पूरा, तो ये टोटल हो गया। रिटर्न जो होता है यहाँ पे लेस करते हो, नेट लेते हो, तो 1,72,000 यहाँ पे आ गया। तो बेटा ये तेरा जीपी आ गया 52 का, 52 का जीपी आ गया। अब सारे एक्सपेंसेस डजेंट मैटर कि वो हुए कि नहीं हुए, सारे आपको लेने हैं। तो बेटा डिस्काउंट अलाउड, बेड डेप्थ, डेप्रिसिएशन, हर कोई जो भी बनता है सब ले लो। तो एक्सपेंस में जो एचओ ने की 30,000 ब्रांच के लिए की वो भी आ गए, डिस्काउंट भी आ गया, बेड डेप्थ भी आ गया, पेटी कैश भी आ गया, और इस तरह से सेम प्रॉफिट यहाँ पे 15,000 रुपीज आपका आ गया।
तो देखिए कुछ है नहीं, वहां पे हमने नेट लिया था, यहाँ पे सारा लिया है, तो दोनों मेथड ऑलमोस्ट पूरी सेम ही है, प्रॉफिट भी सेम ही आता है, सिर्फ प्रेजेंट करने का वे दूसरा होता है। तो ये आपका था ब्रांच अकाउंट और फाइनल अकाउंट, यानी डेटर्स मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड। चलिए गाइस, तो अभी तक हमने जो देखा है, दो मेथड देखी है अपन ने। डेटर्स मेथड जिसमें क्या करता है, ब्रांच को एज अ डेटर्स ट्रीट किया जाता है, एज अ डेटर्स ट्रीट किया जाएगा, और उसमें ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे उनको ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जिसमें सबसे पहला आएगा ओपनिंग असेट, जो भी ब्रांच के पास पड़ी है एचओ की सारी। क्लोजिंग असेट्स, ओपनिंग असेट है तो ओपनिंग लायबिलिटीज भी आएगी, क्लोजिंग लायबिलिटीज भी आएगी, ठीक है। उसके बाद जो गुड्स भेजा है, गुड्स सेंड किया है, वो आएगा। और गुड्स रिटर्न हुआ तो अपोजिट साइड में आएगा, मतलब किसने रिटर्न किया है, कस्टमर ने नहीं, यहाँ पे रिटर्न किया है ब्रांच ने एचओ को, तो आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एचओ ने कोई एक्सपेंस पे किया है किसी भी तरीके का कोई भी वे से, तो वो भी आ जाएगा, तो वो भी आ गया। और जो पैसा कौन भेजता है, ब्रांच जो है ना वो एचओ को भेजता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या कैश सेल्स का, या जिसे हम रेमिटेंस भी बोलते हैं, वो भेजता है, वो आएगा। तो इस तरह से ये जो चीजें है ना, ये यहाँ पे आने वाली आपकी है। ओके, अब जो चीजें यहाँ पे नहीं आई है वो एक तरह से उनके वर्किंग नोट में आएगी, जैसे डिस्काउंट अलाउड, बेड डेट्स, ओके, सेल्स रिटर्न, वो सब कहाँ पे आएगा, वो सब डेटर्स अकाउंट में आएगा। अगर अपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है तो, अगर अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सारा इफेक्ट जुड़ के वहां पे आ गया नेट में। ओके गाइस, तो ये देखा था। फिर फाइनल अकाउंट मेथड आप बचपन से करते आए हो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल जैसे लिखते हो वैसे ही प्रॉफिट निकालना है। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड जो मेथड है आपकी वो है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। कौन सी मेथड है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। देखो ब्रांच छोटी है, मिड साइज है, लेकिन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही है, कौन कर रहा है, एचओ कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। अब उसमें क्या होता है, ब्रांच और एचओ दोनों चाहते हैं, यहाँ पे एचओ चाहता है कि मैं ब्रांच के ना सारे रिटेल रिकॉर्ड जो है ना वो डिटेल्स में मेंटेन करूँ। जी, ब्रांच अकाउंट मेथड में क्या था याद करो सर, उसमें तो एक ही अकाउंट बना था, ब्रांच अकाउंट अकाउंट, उसमें पता ही नहीं चला था क्या क्या है, क्या चल रहा है। ओके, सिर्फ प्रॉफिट पता चला था। यहाँ पे प्रॉफिट भी पता चलेगा और साथ में अलग से कुछ डिटेल्स भी पता चलेगी। किससे पता चलती है अपने को, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। तो यहाँ पे होगा कुछ नहीं, प्रॉफिट सेम जहाँ पे उतना निकला था उतना ही यहाँ पे भी निकलने वाला है, सेम रहेगा प्रॉफिट, बट करने का वे अलग थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें होगा क्या, हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस बनाएंगे, और ब्रांच पीएनएल बनेगा। फिर जो ब्रांच पीएनएल का आखिरी बैलेंस आएगा ना, वो अपना प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब लास्ट सम में जो अपन ने किया था ना उसमें, और ट्रेडिंग वाले में क्या क्या था कि सर हमने ब्रांच अकाउंट में ही ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया था, डिटेल्स का तो वर्किंग नोट में आया था। ये बोलता ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हमको चाहिए डिटेल्स में कि भाई स्टॉक में रियल में मेरा कितना फायदा हुआ, क्या हुआ, कितना स्टॉक आया, क्या गया, स्टॉक में कितना हुआ, एक्सपेंस मेरा कितना हुआ है। ऊपर वाले मेथड में अगर अपने को एक्सपेंस पता करना होता ना, तो सबको काउंट करना पड़ता है कि ट्रेडिंग में कितना आया, पीएल में कितना आया, राइट। और ब्रांच अकाउंट में तो पूछे मतलब एक्सपेंस पता ही नहीं चलता अपने को कितना हुआ है, बट इस मेथड में एचओ को पता चलेगा कि ब्रांच के एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। तो ये थोड़ा डिटेल्स वर्जन है उसी का। चलिए, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो अकाउंट बनेगा ना वो बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कौन सा बनेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब सिंपल सा वर्ड बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। स्टॉक से रिलेटेड सारी चीजें ब्रांच स्टॉक में आएगी। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। स्टॉक से रिलेटेड सारी चीजें स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे आएगी, दैट इज कॉल्ड ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सर जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सारी चीज जहां पे स्टॉक अफेक्ट हो रहा है, आपका इफेक्ट हो रहा है, वो हर चीज यहाँ पे आएगी, हर चीज जहां पे स्टॉक आपका इफेक्ट हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पे होता है बताइए जरा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ट्रेडिंग में कैसे आप लिखते हो बस वैसा ही है, टू ओपनिंग स्टॉक आप लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बना रहे हो, इसके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का अकाउंट है, और इसको हम बोलेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सर ब्रांच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा एचओ की खुद की बुक से ना उसमें दूसरे अकाउंट भी होता है, खुद का स्टॉक भी होता है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मेरा स्टॉक है या ब्रांच का है, इसके लिए वो क्या वर्ड यूज करेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो गया। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब क्या एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजा था, जी सर, तो उससे उसका गुड्स बढ़ गया, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच।
अब जरा सुनना, अगर किसी भी वे से ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज, तो आपको इधर लिखने का डेबिट साइड में, और ब्रांच का स्टॉक डिक्रीज होता है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। सिंपल सा फंडा, ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो डेबिट में, डिक्रीज तो क्रेडिट में तो क्रेडिट में। इस तरह से चलेंगे अपन। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका, गुड्स एंड टू ब्रांच आ गया। और बताओ कब अपना स्टॉक इंक्रीज होगा ब्रांच का, अगर सेल किया था बेटा और वो कस्टमर ने वापस दे दिया तो अपना स्टॉक तो इंक्रीज हो गया ना, बिल्कुल। तो सेल्स रिटर्न पे भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तीन चीजें अपने पास आ गई जिनसे स्टॉक इंक्रीज हो सकता है। अब डिक्रीज कब होगा बेटा, सेल्स करूंगा। सेल्स दोनों वैसे हो सकता है, कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, दोनों लिख दो आप। फिर अगर ब्रांच ने एचओ को गुड्स रिटर्न किया तो भी कम हो गया ना, तो वो भी आ जाएगा ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक, ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे आपकी आ गई है। अब सुनो आगे क्या होता है। अब जो भी आपका डिफरेंस आएगा ना ओपनिंग क्लोजिंग का, वो क्या होगा आपका, या तो सरप्लस होगा या लॉस होगा, या तो सरप्लस होगा या क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे ये तो दूसरा आ गया है चलिए, तो अब ये देखिए, या तो आपको क्या होगा, वो सरप्लस होगा या क्या होगा, लॉस होगा। अगर सरप्लस हुआ मतलब देखो ना, आप बोल रहे हो मेरे पास इतना स्टॉक होना चाहिए था एंड में इतना बड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया ना। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, या तो आपने पहले को गड़बड़ की होगी, तो आप वो ज्यादा आपने स्टॉक कम दिखा दिया, अभी बराबर कर लो तो सरप्लस दिखा दिया, तो आपने बोला ब्रांच पीएनएल अकाउंट सरप्लस हो गया। अगर आपको क्या हुआ, कम हुआ, तो हम उसे लॉस बोलेंगे, शॉर्टेज बोलेंगे, वो भी ब्रांच पीएनएल में चला जाएगा। तो इस तरह से या तो सरप्लस होगा डिफरेंस आया तो, या क्या होगा आपका लॉस होगा, जो भी होगा डिफरेंस होगा। टू में आए तो सरप्लस और बाय में आए तो लॉस, ठीक है। इस तरह से ये बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या बनेगा, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसी तरह एक बनता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्या बनता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखिए अभी आपने स्टॉक ऊपर ही बोला है, तो बेटा जहां जहां पे स्टॉक आया ना गुड्स सेंड आया, वो सब यहाँ पे ले लो। कहाँ पे गुड्स सेंड था सर, एक तो यहाँ पे था गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो जब गुड्स सेंड टू ब्रांच बनाओगे तो बाय ब्रांच स्टॉक, तो ये बाय ब्रांच स्टॉक आ गया। उसके बाद सर एक रिटर्न किया तो था, तो ये देखो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे आ गया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न, हो गया आमने सामने टैली बराबर। अब सर ये स्टॉक को बंद कैसे करेंगे, इसको जो लेजर है इसको बंद करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ये कहाँ पे जाएगा, उसके ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका मतलब जब एचओ का ट्रेडिंग बनेगा ना, तो उसमें आएगा, उसमें हम लिखेंगे जब उसने गुड्स भेजा है किसको, ब्रांच को, तो इधर से उसके पास गुड्स कम हो गया, तो जब वो अपना ट्रेडिंग पीरियड बनाएगा तो उसमें वो लिखेगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो भी नेट होगा वो वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बनेगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। क्या बनेगा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। उसमें कुछ नहीं होता है, जो भी एक्सपेंस किए हैं यहाँ पे, ठीक है, किसने किए, एचओ ने किए, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक हो गया, वो एंट्री पास कर ली, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये बेटा किसके एक्सपेंस है, एचओ ने किए ब्रांच के लिए, तो ये एचओ ने किए ब्रांच के। तो सर इधर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेटा एक्सपेंस तो ब्रांच का है ना, तो आएगा ही आएगा। अब ब्रांच के दूसरा एक्सपेंस जैसे बेड डेप्स, डिस्काउंट अलाउज, डिस्काउंट अलाउड, और भी कुछ चीजें होगी, डेप्रिसिएशन, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ओवरऑल ब्रांच के जितने भी एक्सपेंस है, सब के सब यहाँ पे आएंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ब्रांच पीएनएल में तो ब्रांच पीएनएल में सर क्या चीज ट्रांसफर हुई, एक तो तुम्हारा ब्रांच एक्सपेंस जो था टोटल वो ट्रांसफर हो गया, और ऊपर कोई गेन या लॉस हुआ स्टॉक में तो वो भी ट्रांसफर हो गया। अब डेटर्स अकाउंट सुनो, डेटर्स अकाउंट तो तुमको पता है, सिंगल एंट्री हमने पढ़ी है, तो उसमें आता है ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स। कब बढ़ता है, जब गुड्स क्या करता हूँ, सेल करता हूँ क्रेडिट में। तो जब क्रेडिट में सेल करूंगा ना, तो टू सेल्स मत लिखना, बिकॉज हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं ब्रांच की, तो आपने पता है ब्रांच स्टॉक में लिखा था, जब ब्रांच स्टॉक में आपने लिखा है क्रेडिट सेल, तो उधर ही आप लिखिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे भी आमने सामने आ गया आपका ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल बराबर। अब जो भी एक्सपेंस हुए सारे एक्सपेंस के लिए आपने कहाँ पे लिए, ब्रांच एक्सपेंस बनाया है, ठीक है। तो ब्रांच एक्सपेंस यहाँ पे वर्ड यूज कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस। आप पीएनएल डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ लोग डायरेक्ट भी करते हैं, आप मॉड्यूल में देखोगे, हम ब्रांच एक्सपेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ब्रांच एक्सपेंस आ गए सारे के सारे। उसके बाद आप देख सकते हो अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो स्टॉक आया था, ब्रांच स्टॉक वो हो गया। तो इस तरह से आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बन जाएगा।
और अब फाइनली आपका बनेगा ब्रांच पी एंड एल। क्या बनेगा? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। अब वो कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं कि सर देखिए ब्रांच पी एंड एल कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले जो भी आपका डिफरेंस होगा स्टॉक का, ठीक है, ऑब्वियसली वो स्टॉक का डिफरेंस आपको आने वाला ही है, तो जो भी आपका स्टॉक का डिफरेंस होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा ब्रांच पी एंड एल में। मतलब जो तुम्हारा सरप्लस था वो वाला यहाँ पे आ गया और ये लॉस होगा तो वो भी आ गया। ओके, तो ये सरप्लस या लॉस इसे हम जीपी भी एक तरह से बोल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस में इसका मीनिंग कुछ अलग होता है। इसके लिए मैं अभी यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सरप्लस नॉर्मल लॉस लिखा हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूज और डिटेल में नहीं जाने का है इसके लिए। अदरवाइज हम और इसको अच्छे से देखते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सी बात है, जो भी यहाँ पे गेन या लॉस हुआ कहाँ पे गया? ब्रांच पी एंड एल में। अगर मेरा गेन हुआ है तो आपने यहाँ पे लिखा होगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये आपका गेन आ गया, ठीक है, ब्रांच स्टॉक का गेन आ गया। एक्सपेंसेस देखो आपने वापस यहाँ पे लिए तो ये सारे एक्सपेंस आ गए, तो गेन भी आ गया एक्सपेंस भी आ गया। अच्छा स्टॉक में लॉस हुआ तो टू में ही आ जाएगा, और बाद में जो भी होगा टू नेट प्रॉफिट ये आपका आ जाएगा, ये ट्रांसफर होगा एचओ में। बस इतना ही था, ठीक है। तो अगर ध्यान से तुम समझोगे ना इसको, तो क्या ये तुमको ट्रेडिंग अकाउंट जैसा नहीं दिखा क्या? सर लग तो रहा है। कैसे बेटा? ये जो ब्रांच स्टॉक है ना ट्रेडिंग का, तुम्हारे याद करो, ओपनिंग स्टॉक टू गुड्स एंड आपने लिखा था ट्रेडिंग में भी, फिर सेल्स किए तो सेल्स भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, ट्रांसफर था वो जीपी हो गया, वो जीपी यहाँ पे ये आ गया ब्रांच पीएनएल में, और इसी जीपी को अपन ने ट्रांसफर किया और जो एक्सपेंस है उसको अलग अलग लिखा, यहाँ पे अलग से लेजर बनाया जिसे हमने बोला ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, और उसमें सारा डाल दिया और उसका बैलेंस वहां पे ट्रांसफर कर लिया और नेट प्रॉफिट आ गया। क्या है? ये तुम्हारा नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल जैसा ही है, हमने सिर्फ लेजर वाइज बड़े बड़े बांट दिए उसको। एग्जैक्टली जो आपने सोचा है बराबर सोचा है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल जैसा ही है, सिर्फ लेजर वाइज हमने अलग अलग इसको बांट दिया है। दैट इज कॉल्ड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये हमने अभी तक कॉस्ट पे देखा है, किस पे देखा अपन ने? कॉस्ट पे देखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या होता क्या है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है वो अपन कर लेते हैं मॉड्यूल का ही। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बेटा वो देखिए, द बॉम्बे ट्रेडर इनवॉइस गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट, तो गुड्स कॉस्ट पे भेज रहा है, अभी तक इनवॉइस मैंने बताया नहीं है। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट, तो सारे खर्चे कौन पे करता है? एचओ करता है, एक्सेप्ट पेटी कैश। पेटी कैश कौन पे करेगा? ब्रांच खुद करता है। विच वर मेड बाय द ब्रांच, ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस, तो सारा जो भी पैसा आया वो पूरा पूरा एचओ को भेज देता है, रेमिटेंस कर लेता है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये दे रखा है कि भैया ये ओपनिंग बैलेंस था, ये गुड सेंट था, ये रिटर्न था, ये डिस्काउंट अलाउड, ये सब हुआ है, ये सब आपको दे रखा है। यहाँ पे क्या क्या पूछा आपको? ब्रांच अकाउंट यानी डेटर्स मेथड आपको पूछ रहा है, तो याद रखना अक्सर कैसे पता चलेगा डेटर्स मेथड है, फाइनल अकाउंट मेथड है या स्टॉक एंड डेटर्स है। अगर आपको पूछा है ब्रांच अकाउंट तो डेटर्स मेथड होती है। कौन सी होती है? डेटर्स मेथड। सिर्फ ब्रांच अकाउंट लिखा है तो ब्रांच अकाउंट एक जगह पे बनता है, दैट इज कॉल्ड डेटर्स मेथड, ठीक है। तो हो जाएगा, तो इसने ब्रांच अकाउंट पूछा है मतलब डेटर्स मेथड से भी पूछा है, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं डेटर्स मेथड को, तो आपके लिए ये होमवर्क हो गया। क्या हो गया? ये आपका होमवर्क, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो बिंदास मुझे कमेंट करना, मैं करा लूंगा इसको। अब पूछा है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अब स्टॉक अकाउंट बेटा कहाँ पे आता है? याद करो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में, तो ये यहाँ पे आ गया। ब्रांच पीएनएल अकाउंट, बिल्कुल ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बाय अडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जी बिल्कुल बना लेंगे, कोई इशू नहीं, हमने भी सीखा है। और ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ये भी तो हमने सीखा है, तो ये भी आपका होमवर्क रह गया। मतलब सिर्फ मैं यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड बता रहा हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ डेटर्स मेथड में होगा क्या। सबसे पहले ओपनिंग जो भी आपकी असेट है ना वो सारी लिख दो, स्टॉक डेटर्स पेटी कैश जो भी है, गुड सेंड टू ब्रांच है वो लिख दो। जो भी एक्सपेंस है किसने पे किए? एचओ ने, याद रखना ब्रांच के नहीं, एचओ ने जो पे किए, तो टू बैंक आएगा यहाँ पे, जो इसने पे किया एचओ ने वो सारे एक्सपेंस आ गए। ओके, अब जो पैसा आया रेमिटेंस किया, वो रेमिटेंस कैसे हुआ? ये रेमिटेंस है बेटा, रेमिटेंस आपका, ठीक है। तो जो भी रेमिटेंस हुआ वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए रेमिटेंस में कौन सा होता है, मैंने बोला था आपको, तो कैश में सेल्स होगा वो वाला, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होता है वो वाला।
तो दोनों आपका आ गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये रिटर्न आपने किया है वो रिटर्न आ गया यहाँ पे, और ये क्लोजिंग सारी डिटेल आ गई। और यहाँ पे आई थिंक वर्किंग नोट नहीं बनाना क्योंकि आपको सारा क्लोजिंग दे रखा है और ओपनिंग भी दे रखा है, तो कोई इश्यू है ही नहीं। इवन रेमिटेंस की बात है ना, वो देख लो, रेमिटेंस यहाँ पे कैश सेल्स दे रखा है और रिसीव फ्रॉम डीलर्स भी दे रखा है, तो हमको पता रेमिटेंस क्या होता है, तो ये भी हो गया। और प्रॉफिट आ गया आपका 9400, ठीक है। इसी तरह से आपका पीएनएल अकाउंट भी है, ये तो और भी इजी है। टू ओपनिंग स्टॉक गुड्स एंड लेस रिटर्न कर लिया, आप उसको अपोजिट साइड में भी लिख सकते हो। सेल्स कैश क्रेडिट लेस रिटर्न स्टॉक, सारे एक्सपेंसेस, और आपका आ जाएगा आपको फाइनली नेट प्रॉफिट। देखिए दोनों मेथड में सेम आया है, तो आप देख सकते हो। होमवर्क में इसको कीजिए, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। हमको जो अभी देखना है ना, वो हमको देखना है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ये देखना है। अब पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, फर्स्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बड़ा सिंपल है। अब ढूंढिए इसमें स्टॉक कहाँ कहाँ पे, क्वेश्चन में स्टॉक कहाँ कहाँ पे। तो मैंने बोला देख, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मैंने बोला बिल्कुल। फिर बोला देखो भैया जी सर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, मैंने बोला बिल्कुल। गुड्स सेंड फ्रॉम एचओ, ये भी है। गुड्स रिटर्न टू एचओ, यहाँ पे भी गुड्स है। कैश सेल्स क्रेडिट सेट, ये भी आपका गुड्स वाला है। अलाउंस टू कस्टमर, ये गुड्स वाला पार्ट नहीं है। डिस्काउंट भी नहीं है, बैड डेट्स भी नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यस सर ये भी है। सैलरी वेजेस रेंट संडे एक्सपेंस कलेक्शन, ये सब नहीं है। तो ये सारी चीजें ना, ये आएगी कहाँ पे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। अब कौन सी कहाँ पे आएगी, इनमें से किन चीजों का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो टू और बाय में आ जाएगा। फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर स्टॉक इंक्रीज होगा तो टू में, और डिक्रीज होगा तो बाय में। चलिए फिर, तो ये देखिए आपका टू ओपनिंग स्टॉक आ गया। गुड्स सेंड हुआ तो ब्रांच के पास आ गया एचओ से, तो ये टू गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया। कस्टमर ने रिटर्न किया तो भी उसके पास गुड्स बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न चाहे तो इन्होंने इधर लिखा, आप चाहे तो इधर अपोजिट साइड में भी लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रांच डेटर्स करके, कोई इश्यू नहीं है। 500 आपका आंसर मैच होगा। फिर उधर मत लिखना, यहाँ पे ऐसे कि मॉड्यूल ने लेस किया है, आपको वैसा करने की जरूरत है नहीं, चाहे तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ से कार के यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो पूरा का पूरा आईसीआई के मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हो, तो किसी भी किधर भी लिखो एक ही बात है। तो ये आपका आ गया स्टॉक, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न आ गया। सेल्स से कम हो गया तो दोनों सेल्स आ गई, कैश एंड क्रेडिट। ओके, ब्रांच ने एचओ को रिटर्न किया तो कम हो गया, तो वो भी आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक भी सर आ गया। अब जो भी बचा हुआ है दैट इज योर सरप्लस, ये आ गया ब्रांच पीएनएल में, जिसे हम जीपी भी बोलते थे एक तरह से, वो ये तुम्हारा तो सरप्लस है जो तुम्हारा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ब्रांच पीएनएल में। चलो जी, डेटर्स तो तुमको सिंगल एंट्री तुमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से आता है कि सर ओपनिंग डेटर्स, सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्शन, रिटर्न, अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स और क्लोजिंग आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसके लिए हम सीधा देख रहे हैं इसको। ब्रांच एक्सपेंस में सारे एक्सपेंस जो दे रखे हैं, सैलरीज जो पे की है, रेंट आपको वहां से मिल जाएगा क्वेश्चन से, ये आ गया। अब पेटी कैश सुन लीजिए, ये वाला सुन लीजिए। यहाँ पे पेटी कैश का कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आता है। यहाँ पे जितना खर्चा हुआ ना, जितना एक्सपेंस हुआ वो आएगा। तो अगर ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, कुछ नहीं बोला तो उतना खर्चा हो गया जितना कम हुआ। कितना कम हुआ है, 200 में से सर 100 का बचा है, मतलब 100 खर्चा हो गया तो 100 का पेटी एक्सपेंस आ गया। बाकी तुम्हारा अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेट्स तुमको पता है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे ट्रांसफर होती है, ब्रांच पीएनएल में। तो ब्रांच पीएनएल में तुम्हारा चला गया 10,500। अब बना लो बेटा ब्रांच पीएनएल। याद है, एक तो यहाँ पे आया था ब्रांच पीएनएल, ये रहा 19,900। जी सर, तो 19,900 ये आ गया। ये एक्सपेंस है सारे 10,500। जी सर, ये सारे 10,500 एक्सपेंस आ गए। और फाइनली तुम्हारा बचा हुआ क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, जो जनरल पीएनएल यानी एचओ के जनरल पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो दैट इज योर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है, तो गाइज ये हमने देखा, तीनों तरह की मेथड देख ली अपने। हमने ब्रांच अकाउंट मेथड देखी, याद कीजिए क्या क्या था उसमें। तो ब्रांच में सबसे पहली थी डेटर्स मेथड। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच डेटर्स मेथड, कुछ नहीं सर, सिंपल सा ओपनिंग असेट, क्लोजिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज। जो गुड्स भेजा टू गुड्स एंड टू ब्रांच आ गया, अगर रिटर्न हुआ तो अपोजिट साइड में आ गया। जो एक्सपेंस एचओ ने किए वो सारे आ गए टू कैश बैंक में, और जो कलेक्शन ब्रांच ने एचओ को भेजा वो बाय में आ गया। ठीक है, बस इतना ही था, और बैलेंस में फिगर निकल गया, वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया। ओके,
अब इसमें अगर इन ट्रांजिट है तो ध्यान रखना आप, अगर गुड्स इन ट्रांजिट है, एचओ ने ब्रांच को भेजा है, तो ब्रांच की क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद फाइनल अकाउंट मेथड वो तो बचपन से पढ़ते आए, तो उसमें टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, रिटर्न लेस किया, जीपी आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, एक्सपेंस माइनस का नेट प्रॉफिट आ गया। मतलब उसमें कुछ बताने लायक नहीं, आप बचपन से पढ़ाए। अब थी अपनी इंटरेस्टिंग वाली, थी वो थी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। काफी इंटरेस्टिंग है, क्या बोलती है। तो सबसे पहले बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक से रिलेटेड जितने भी सारी चीज, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स एंड टू ब्रांच, सेल्स रिटर्न, जो भी सेल्स किया आपने, वो सब सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी, वो सब लिख दो आप। बैलेंसिंग फिगर अगर टू में आया तो ब्रांच पीएनएल, बाय में आया तो भी ब्रांच पीएनएल, टू में आया तो सरप्लस, बाय में आया तो लॉस हो गया आपका। ये तो हो गया ब्रांच डेटर्स, ये सॉरी ब्रांच स्टॉक अकाउंट। उसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा, बताओ, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। उसमें कुछ नहीं, सब बचपन से डेटर्स अकाउंट पढ़ा है, सिंगल एंट्री में भी पढ़ा है, वो होगा वो टू ओपनिंग टू क्लोजिंग, जिससे डेटर्स कम हुआ वो बाय में आ गया, जिससे बड़ा यानी टू सेल्स आ गया क्रेडिट वाला, वो हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा आ गया ब्रांच एक्सपेंसेस, तो जो भी एक्सपेंस हुआ टू में सब लिख दो, बाय ब्रांच पीएनएल बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर लो, ये भी आ गया। अगर एग्जाम में पूछा है तो अच्छी बात है, लिख दो गुड्स एंड टू ब्रांच, उसमें आ जाएगा तुम्हारा जहाँ स्टॉक से आया दोनों लिख दो, नॉर्मल और रिटर्न, और ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। और फाइनली तुम्हारा आएगा ब्रांच पीएनएल, तो जो ब्रांच स्टॉक से आया वो वाला, और सामने जो भी तुम्हारा एक्सपेंस था वो वाला माइनस कर लो, नेट प्रॉफिट आ गया। सिंपल, इतना ही था। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब भी आप बना रहे हो ना स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, तो जो वर्डिंग यूज करो ना वो अच्छे से करना, क्योंकि आप सेपरेट लेजर बना रहे हो, तो हर लेजर क्लोज बंद होनी चाहिए। तो कैसे करोगे, जब ब्रांच स्टॉक बनाया और मान लो सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न ना लिख के उसे लिखेंगे ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच डेटर्स। क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ब्रैकेट में सेल्स रिटर्न, ताकि वो लेजर क्लोज हो जाए। एक्सपेंस लिख रहे हो तो वो एक्सपेंस को कहाँ पे पीएल में ट्रांसफर करना है, क्या ना वर्डिंग यूज करना है, वो सब आप ध्यान से रखना, कैसे लेजर पोस्टिंग में करते हो सेम का सेम। ठीक है गाइस, तो ये था आपका मेथड। और अभी तक हमने, आप देख सकते हो अच्छे खासे इलस्ट्रेशन कर लिए, इलस्ट्रेशन 1 2 3 आप हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। तो हमने ऑन कॉस्ट वाला सारा देख लिया है। अब जो बचा है वो बचा है इनवॉइस वाला पार्ट। किस पे बचा है, इनवॉइस वाला। तो जब एचओ ब्रांच को इनवॉइस पे भेजेगा तब क्या होगा, वो हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 में।